हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लिएशन प्रोसेस पे। जब भी कोई मेल्ट क्रिस्टल में कन्वर्ट होता है, इट गोज थ्रू दिस प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लिएशन। उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई डाउट है कि कब क्रिस्टल सॉलिड बनेगा, कब नहीं बनेगा फ्रॉम द मेल्ट, तो वो आज इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Whenever we talk about let's say melt in a crystal, पहले हम थोड़ा मैग्मा की बात कर लेते हैं। तो whenever you hear the term magma, what it really means? मैग्मा की हम बात करें तो मैग्मा में आ जाता है आपका मेल्ट इज इंक्लूडेड। व्हेन यू से मैग्मा, जब भी आप मैग्मा बोलते हैं तो इसमें मेल्ट हो गया, प्लस अगर कुछ इसमें सॉलिड क्रिस्टलाइज हो गए तो दैट सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैग्मा, यू कैन से सॉलिड्स। प्लस इफ देयर आर एनी डिजॉल्व्ड गैसेस, अगर कुछ गैसेस उसमें डिजॉल्व है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द मैग्मा। ठीक है। अब जो कोई नया क्रिस्टल बन रहा है वो जनरली मेल्ट से ही बनेगा, मेल्ट टू क्रिस्टल। तो हमारा जो एक्चुअली प्रोसेस है न्यूक्लिएशन का, दैट कैन बी रिटन एज मेल्ट कन्वर्टिंग टू क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा हाउ इज द न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन कैसा है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो जनरली होता क्या है, इफ यू सी दिस फिगर, यहाँ पर देखिए ये एक मैग्मा चैम्बर है। एक मैग्मा चैम्बर में इवन इफ इट इज बिलो द सरफेस या फिर इट इज नियर द सरफेस, कूलिंग नीचे बहुत स्लो होती है, ऊपर बहुत फास्ट होती है, बट कूलिंग इज द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स न्यूक्लिएशन। अब न्यूक्लिएशन को समझने का एक तरीका ये है, जैसे बादल है, बादल में जब वाटर वेपर ठंडा होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू टाइनी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, राइट। वो ड्रॉपलेट जो बनती हैं वो धीरे धीरे कोएलेस करके बड़ी ड्रॉप बनती है, फिर टूट जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम क्लाउड्स में देखें तो इट इज एक्चुअली क्या हो रहा है, इट इज वेपर टू ड्रॉप्स, राइट। वैसे ही कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मेल्ट का कॉम्पोजिशन है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्रिस्टल। तो आउट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर दिस मेल्ट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू अ फेज दैट इज स्टेबल। जैसे बोमेन रिएक्शन सीरीज आपने पढ़ी होगी, तो उसमें सबसे पहले ओलिवीन बनता है। तो ओलिवीन का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। तो ओलिवीन स्टार्ट्स टू फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी हाई, फिर पैराक्सीन बनता है। ये सब जो बन रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और उसमें जो और डिटेल में अंदर जाए, जब स्टार्टिंग होती है इस क्रिस्टलाइजेशन की, दैट प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लिएशन। तो उसी को हम समझने वाले हैं। उसको समझने के लिए कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। देखिए, मैं बहुत बेसिक्स आपको बताऊं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब फेज ट्रांसफॉर्मेशन में लिक्विड से सॉलिड में जा रहे थे और अपने आप जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू आर एक्सटर्नली कुछ करना पड़ रहा है, इट इज जस्ट कूलिंग मेल्ट, और कूलिंग की वजह से ही इट इज गोइंग इनटू अ डिफरेंट फेज। दैट फेज इज अ क्रिस्टल और सॉलिड फेज। अब नेचर में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सोचें, तो नेचर ऑलवेज गोज टूवर्ड्स समथिंग दैट इज मोर स्टेबल। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोले तो इट इज ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स, इट विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स समथिंग वेयर एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ये बेसिक फंडा है थर्मोडायनेमिक्स का। अरे, अब ये जो मान लीजिए कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट, तो उसमें एक लेटेंट हीट रिलीज होगी, बिकॉज वो स्टेबल हो रहा है तो लेटेंट हीट विल कम आउट, राइट, और कुछ एंट्रोपी में चेंज आएगा। उन सब का जो रिजल्ट है, जनरली एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, उसको गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में बोल देते हैं। तो हम गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है, एक्चुअली है क्या सब एनर्जी, तो डेल्टा जी इज एक्चुअली डेल्टा एच, ये शायद आपने क्वेश्चन पहले पढ़ी हो, माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच है, उसे एंथैल्पी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, वही आपका एंथैल्पी हो गया। ऑल्सो देयर इज सम चेंज या इंक्रीज इन रैंडमनेस, डेल्टा एस में कुछ चेंज आएगा एंट्रोपी में। अब ये है जो बढ़ रहा है, राइट, और एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये नेगेटिव में है। अब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। हम ये कहते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप वो प्रोसेस होगा, उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल देते हैं। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये है, इसको अगर मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में बोलूँ, कि जो चीज़ अपने आप हो जाए, उसके लिए कुछ एनर्जी ना देनी पड़े, इट हैपेंस बाय इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। अब हमारे केस में whenever you are trying to make a melt from a crystal, तो हम एक मैग्मा एज्यूम करते हैं। मान लीजिए जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, इसमें देयर इज
मैग्मा, ये येलो कलर से मैंने दिखाया है, उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस बन रहे हैं अलग अलग साइज के, एक न्यूक्लिएशंस हो रहे हैं ऑफ क्रिस्टल विच हैव डिफरेंट रेडियस। ठीक है, अब कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा डेल्टा जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो इस न्यूक्लिएशन प्रोसेस में कैसे देखना है उसको समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि ये वाला जो मेरा वॉल्यूम था, अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम था, ये अगर मैं सर्कल ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे लिक्विड था पहले, देयर वाज लिक्विड इन दिस वॉल्यूम, राइट। कुछ रेडियस मान लेते हैं इसका, राइट, लेट्स से हमारा रेडियस आर है, ठीक है। तो अब इस रेडियस का जो वॉल्यूम था ये कन्वर्ट हो गया एक न्यूक्लियस में, या कह लीजिए एक तरह से एक सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जगह एक सॉलिड आ गया है, सेम रेडियस का हम मान रहे हैं, तो मैंने बना दिया वैसे, बट रेडियस सेम मान लीजिए कि जहाँ पे लिक्विड था वहाँ पे सॉलिड आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि चलिए आ गया लिक्विड की जगह सॉलिड, लेकिन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स, ऐसा क्या हो रहा था कि दैट लिक्विड वांटेड टू गो इन सॉलिड, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अपने आप हो रहा है कूलिंग में, राइट। तो कैसे हो रहा है, अब देखिए, जो हमारा लिक्विड है उसमें कई तरह के आयंस पड़े हुए हैं, राइट। उसमें Mg+2 है, उसमें Na+ है, उसमें K+ है, और मैग्मा में और कई तरह के एनायंस होंगे। कैटायन में यू हैव SiO4 टेट्राहेड्रन्स पड़े हुए हैं, राइट। SiO4-4 टेट्राहेड्रन, ये एनायंस का काम करेंगे। कुछ ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका कॉम्पोजिशन है, राइट। अब जब चीज़ें कूल होगी तो ऑब्वियसली द कैटायंस विल बी अट्रैक्टेड बाय एनायंस, राइट। ऐसे केस में जब कोई भी चीज़ पास आती है, जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, राइट। जैसे मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं कि आप मान लीजिए H2 बॉन्ड की बात करें, राइट। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन H2, आपको पता है दिस इज H बॉन्ड H। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप इसको बहुत पास ले आएंगे तो अब इसमें तो अंदर न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो रिपेल करने लगेगा। अगर आप बहुत दूर ले जाएंगे तो इट विल बी, उनके बीच में जो एनर्जी, उनका डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इतना पास ले आते हैं कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, देखिए बहुत दूर ले जाएंगे तो एनर्जी थोड़ी हाई है, पास ले आते हैं तो बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू न्यूक्लियस, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होती है। इसी इसी को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अभी हमारे मैग्मा में आयंस ऐसे दूर दूर हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी क्लोज, एज मीन टू से दे आर नॉट मेकिंग अ बॉन्ड, राइट। तो लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएंगे देन इन दैट केस उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी कम हो रही है दैट इज द ड्राइविंग फोर्स, वही है जो ड्राइविंग फोर्स है फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें एनर्जी कम होगी। तो आप दो चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे, अब इसको ध्यान से समझिए किस दो चीज़ों की बात मैं कर रहा हूँ। कि जब मेरा लिक्विड, जिस वॉल्यूम का लिक्विड था, वो अगर क्रिस्टल बन गया उसी वॉल्यूम का, तो उसके अंदर बॉन्ड्स बन जाएंगे। जैसे यू कैन सी दिस लैटिस स्ट्रक्चर, अगर मैं NaCl की बात करूँ तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि अंदर यहाँ पे ये जो मान लीजिए मेरा Na है, ये Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसे Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऐसे ऊपर बना रहा है, ऐसे नीचे बना रहा है। तो व्हेन इट इज इनसाइड द क्रिस्टल इट इज फुल्ली कोऑर्डिनेटेड, राइट। आप ये समझते हैं, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, राइट, कि every Cl is surrounded by 6 anions, yeah, every Cl is surrounded by 6 Na, every Na is surrounded by 6 Cls, coordinated है पूरी तरह। that means it has its potential energy is very low and is stable, ठीक है। उस वजह से जो इस वॉल्यूम में पहले जो एनर्जी थी, अब जो एनर्जी वो थोड़ी कम है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग। जब पास आते हैं और बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी कम होती है, अभी एनर्जी कम हो गई। इसकी वजह से एक जो डेल्टा जी का चेंज आएगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर पर यूनिट वॉल्यूम मानूं कि एक यूनिट वॉल्यूम है, अच्छा यूनिट वॉल्यूम मैं ले लेता हूँ कि चलिए आर हम वॉल्यूम बाद में ले लेंगे, लेकिन अगर कोई मान लीजिए यूनिट वॉल्यूम का एक स्फीयर था जिसमें पहले लिक्विड था, तो उसकी एनर्जी थी GL, मैं मान लेता हूँ यूनिट वॉल्यूम में, ऊपर बार लगा देते हैं यूनिट वॉल्यूम। और जब वही सॉलिड बन गया तो उसी वॉल्यूम में अंदर लैटिस स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स बन गए तो उनकी एनर्जी होगी GS, मान लीजिए मैं जी फ्री, ये सॉलिड की मान लेता हूँ फ्री एनर्जी, राइट, पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि एनर्जी कम हुई है जब बॉन्ड बना है, तो ऑब्वियसली GL विल बी ग्रेटर देन GS। और अगर थर्मोडायनामिक्स से हम फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमको ये क्लियरली समझ में आएगा कि GS माइनस GL विल बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। ये चीज़ समझ में आती है, ये वॉल्यूम के अंदर हो रहा है। लेकिन वहीं पे आप देखिए जो सरफेस पे यहाँ पे क्लोरीन है, इसको 1 2 3 4 ऐसे सराउंड कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो होना चाहिए या साइड में जो Cl आना चाहिए वो तो अभी बना ही नहीं है,
लैटिस तो इतना ही बना है अभी। तो सरफेस पे जो Cl है उसकी एनर्जी एक्चुअली ज्यादा है, क्योंकि वो थोड़ा अनस्टेबल है, उसको बॉन्ड बन नहीं रहा। इससे अच्छा तो वो लिक्विड में ही पड़ा रहता है और इधर उधर मूव करता रहता है। उसको हमने एक तो फिक्स कर दिया और ऊपर से उसके सारे बॉन्ड भी नहीं बन पा रहे। तो जो सरफेस की एनर्जी है वो एक्चुअली हाई है, राइट। तो सरफेस के टर्म को हम बोल देंगे, जैसे वी कैन यूज एनी, गामा बोल देते हैं। गामा इज द टर्म दैट टेल्स यू कि सरफेस एनर्जी है, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव मतलब सर पहले से ज्यादा है पॉजिटिव एनर्जी, ये टर्म पॉजिटिव। ये आपको ये बता रहा है कि आपका जो सरफेस है वो एक्चुअली अनस्टेबल है, और जो आपका अंदर उसके अंदर जो वॉल्यूम है वहां क्योंकि सारे बॉन्ड बन गए हैं तो वो है स्टेबल। अब ये दोनों कंपीटिंग चीजें हैं, एक अंदर जो वॉल्यूम है उसकी वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन सरफेस की वजह से अनस्टेबिलिटी आ रही है। अब केवल डिसाइड करने वाली बात यह रहेगी कि भाई कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा। क्योंकि अगर मैं इक्वेशन लिखूं, देखिए ये यूनिट वॉल्यूम के लिए है, दिस इज एनर्जी चेंज फॉर यूनिट वॉल्यूम, और हम मान लेते हैं कि हमारा जो यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं उसका रेडियस r है। तो अगर हम 3D में स्फीयर माने तो हमारा स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3, ये आपको पता होगा, पाई आर क्यूब, राइट। इसको अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी इस वॉल्यूम की, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ये है, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ये है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल वॉल्यूम की एनर्जी आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू GS माइनस GL, राइट। और ये टर्म नेगेटिव है, ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन अगर सरफेस की बात करें, टोटल चेंज लिखना है, तो सरफेस तो एक्चुअली उसको एनर्जी बढ़ा रहा है, क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड, इससे अच्छा तो वो मेल्ट में ही था, क्योंकि आपने रख भी दिया और इसको बॉन्ड भी नहीं बनाने दे रहे, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, और मूव भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि सरफेस की एनर्जी हाई। अच्छा, अगर हम स्फेरिकल मान रहे हैं तो स्फीयर का सरफेस हो गया 4πr², ये हो गया सरफेस एरिया। और सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया अगर गामा है तो हम गामा से अप्लाई कर देंगे, भाई टोटल एनर्जी आ गई सरफेस की। अब ये हम देख रहे हैं कि ये टर्म पूरा पॉजिटिव होने वाला है और ये टर्म पूरा नेगेटिव होने वाला है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि इस पूरे को ही हम बोलेंगे व्हाट इज द टोटल चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। इसको आप टोटल भी लिख सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये होगी कि अब कैसे पता लगे कि ये इन दोनों का सम, ये पता है हमें कि ये नेगेटिव है और ये पता है कि पॉजिटिव है, लेकिन ऐड करके पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो कैसे बताओगे। उसके लिए अब थोड़ा सा एनालाइज करते हैं वॉल्यूम और सरफेस को। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम और सरफेस को जब एनालाइज करेंगे आप, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया जाता है 4/3πr³। और हम सरफेस एरिया की बात करें, कि सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई सरफेस टू वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा, सरफेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो अब देखिए 4/3 में 3 ऊपर आ जाएगा, 4πr³, 4πr² में केवल r बचेगा, तो दिस इज इक्वल टू 3/r, राइट। S/V इज इक्वल टू 3/r। अब इस S/V को ही अगर हम एक रेशियो मान लें y और प्लॉट करें, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे r की जगह 3 डाल दूँ मैं, ऐसा ध्यान से देखें, तो r की जगह जब मैं 3 डालूंगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 3 पे तो ये वैल्यू 1 है। लेकिन अगर रेडियस 3 से कम है, बिकॉज दिस एक्सिस, यहाँ पे दिस एक्सिस इज रेडियस और दिस इज सरफेस अपॉन वॉल्यूम, तो आप देखिए बिलो रेडियस 3 एक्चुअली सरफेस ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है, मतलब सरफेस बाई वॉल्यूम का रेशियो एक्चुअली हाई है। अब देखिए यहाँ पे रेडियस अगर 1 है तो ये रेशियो 3 आ जाएगा, रेडियस अगर 1 है आपका तो ये रेशियो देखिए 3 आ गई। मतलब जब छोटा है तब सरफेस डोमिनेट कर रहा है मैग्नीट्यूड में, सरफेस की वैल्यू, सरफेस एरिया की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन एक बार आप 1 से या 3 से आगे निकल गए, एक साइज से आगे निकल गए, तो आपका फिर देखिए 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया मतलब अब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब आपका क्रिस्टल बन रहा है उसका साइज छोटा है तो सरफेस का डोमिनेटिंग फैक्टर है, और अगर एक साइज से ज़्यादा है तो उसका वॉल्यूम डोमिनेटिंग फैक्टर है। यहाँ तक आपको क्लियर होता है। अब इसको अगर हम अप्लाई करके देखें कि हमारा जो इक्वेशन आया था वो बड़ा सिंपल आया था कि भाई डेल्टा जी जो टोटल है दैट इज गिवन बाई, हमने मान लिया था 4/3 पाई
आर क्यूब इंटू, अभी मान लीजिए जी एस माइनस जी एल जो हम लिख रहे थे पहले, जी एस माइनस जी एल जो हमारा टर्म नेगेटिव था, इसको मैं डेल्टा जी फॉर वॉल्यूम लिख देता हूँ, तो दैट बार बार लिखना नहीं पड़ेगा बाहर, तो डेल्टा जी फॉर वॉल्यूम प्लस 4 पाई आर स्क्वायर, अब ये पाई आर स्क्वायर ये एरिया हो गया और ये एनर्जी डेंसिटी हो गई एरिया पे, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो ये टोटल एनर्जी आ गई एरिया भी आर रेडियस के स्फीयर के लिए। अब हमको ये पता है कि ये पॉजिटिव है और हमको ये पता है कि ये नेगेटिव, लेकिन इसका सम क्या होगा उसके लिए ये ग्राफ देखो। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये वाला टर्म है, ये एक्चुअली ये इसका ग्राफ ये है। अब देखिए ये शुरुआत में आर जीरो करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और बढ़ाते जाइए रेडियस, ये पॉजिटिव में ही बढ़ता चला जा रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। और जो ये पहला वाला टर्म है, इसका वॉल्यूम वाला जो फ्री एनर्जी है वो ये है, ये शुरुआत से ही, क्योंकि ये टर्म, ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव है, तो ये पूरे टर्म नेगेटिव ही रहेगा और ये देखिए नीचे जा रहा है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि शुरुआत में आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, देखिए इट्स वेरी लेस वॉल्यूम का टर्म, लेकिन बाद में वॉल्यूम का टर्म बहुत तेजी से बढ़ता है, नेगेटिव नहीं मैग्नीट्यूड में बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये उतना तेजी से नहीं बढ़ रहा क्योंकि उसमें आर क्यूब है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको ऐड करें तो शुरुआत में इसका सम पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन देखिए धीरे धीरे, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है ये इसका सम है, तो ग्रीन हमने ये प्लॉट किया है डेल्टा जी। तो स्टार्टिंग में क्योंकि सरफेस डोमिनेट कर रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है बिकॉज सरफेस इज पॉजिटिव और ये कम नेगेटिव है तो टोटल इज पॉजिटिव। लेकिन एक टाइम के बाद जब ये मैक्सिमम चला जाता है उसके बाद इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ये बहुत तेजी से डिक्रीज करने लगता है, राइट। और ये एक्सेस है रेडियस में, तो छोड़, अभी देखिए ये एक रेडियस आ गया जहां पे ये मैक्सिमम है, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। अब इसका सिग्निफिकेंस समझो, सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपका जो न्यूक्लियस बन रहा है, मान लीजिए आपके मैग्मा चैम्बर में जो भी आपका चैम्बर था उसके अंदर न्यूक्लियस बन रहा है वो बहुत छोटा है साइज में, उसका जो रेडियस है वो इस क्रिटिकल रेडियस से कम है, तो उसका ग्रोथ होने में कोई इंसेंटिव नहीं है एनर्जी के टर्म में, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने इस साइज का बनाया और उसको ग्रो किया तो एनर्जी बढ़ रही है, तो यहाँ देखिए ये फ्री एनर्जी चेंज जो है वो बढ़ रहा है। अब सिस्टम अपने आप क्यों उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सिस्टम तो हमेशा वहां जाता है जहां पे एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव नहीं हो डिक्रीज हो रही है। अगर आगे आगे वाले स्टेप में एनर्जी कम हो रही है तो सिस्टम विल गो दैट साइड, तो ये बनेगा फिर वापस डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पीछे छोटा होने में एनर्जी कम हो रही है तो वो डिजॉल्व होने की तरफ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ऐसे कई न्यूक्लिएशन होते रहते हैं, समझे। लेकिन वो क्रिस्टल नहीं बन पा रहा है, बनता है टूट जाता है, बनता है टूट जाता है। लेकिन एक पॉइंट है, अगर आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है टॉप वाला, इससे अगर इतने साइज का क्रिटिकल रेडियस का अगर कोई न्यूक्लिएशन हो गया तो फिर आगे जाने में तो एनर्जी कम हो रही है, तो फिर तो जाएगा वो आगे, और आगे जाने में रेडियस बड़ा होगा, मतलब अब अगर क्रिस्टल बड़ा हुआ तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये बताना ये चाह रहे हैं कि अब वॉल्यूम का टर्म डोमिनेट कर रहा है, अब सरफेस एरिया भले ही पॉजिटिव लेकिन वॉल्यूम इतना एनर्जी कम कर रहा है कि ओवरऑल एनर्जी कम ही हो रही है, एंड दैट इज व्हाई इट इज मूविंग टुवर्ड्स समथिंग दैट इज क्रिस्टलाइजिंग इनटू अ सॉलिड एंड बिकमिंग बिगर इन साइज। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि डायनासोर्स, यहाँ पे देखिए पेलियोंटोलॉजी में रिलेट कर रहा हूँ, बट डायनासोर्स जो थे वो कोल्ड क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते थे। वो क्यों सर्वाइव कर सकते थे, क्योंकि है तो वो कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज दे आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल तो कोल्ड ब्लडेड होगा तो इतने ठंडे में कैसे सर्वाइव करेगा, क्यों, क्योंकि वो इतने बड़े थे साइज में। तो व्हेन यू आर बिग इनफ आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया से बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, वॉल्यूम जो है वो इतना ज्यादा है कि सरफेस एरिया का इफेक्ट कम हो गया। अब सरफेस एरिया से डायनासोर हीट रिलीज तो कर रहा है लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि कैन स्टोर लॉट ऑफ हीट, तो वो ठंडे क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते थे। सब लगभग मतलब एनालॉजी वही है कि अगर आप बहुत छोटे हैं साइज में, क्रिस्टल आपका बहुत छोटा है, तो भले ही आपके वॉल्यूम में अंदर एनर्जी डिक्रीज हो रही हो लेकिन सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है, वॉल्यूम से ज्यादा होता है, तो वो टूट जाता है क्योंकि वो एनर्जी उसकी पॉजिटिव है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद अगर आप साइज बड़ा करते हैं तो एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, एंड दैट इज योर क्रिटिकल पॉइंट। उस पे जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस, समझे। तो ये है, ये अगर बैरियर आपने पार कर लिया, आपने मतलब न्यूक्लियस में जो बन रहा है ये बैरियर, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब छोटे वालों को टूट ही जाना है तो फिर इतना बड़ा बनेगा कैसे। अब ये थोड़ा सा रैंडम है कि किसी वजह से अगर दो छोटे आगे जुड़ गए
somehow you got a critical radius, एक बार आप उस रेडियस तक पहुंच गए तो फिर चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी, राइट। अब कोई आपसे पूछे कि ठीक है तो ये रेडियस का क्या फॉर्मूला है, रेडियस कैसे निकालेंगे, तो ये बड़ा सिंपल है। अगर मैं आपको चलिए डेरिवेशन कर देते हैं यहाँ पे, और जब कर ही रहे हैं तो लेट्स डू इट। फिर से क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी बट समझ में आ जाएगा। तो देखिए इस ग्राफ की, मतलब ये ग्राफ किसका है, ये डेल्टा जी वर्सेस आर का ग्राफ है, और उसकी जो स्लोप है यहाँ पे आप देखिए, तो जो स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है। पहले आपको दिख रहा होगा, मैं कलर यूज करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा स्लोप इज इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ जाके स्लोप जीरो हो गया। तो अगर हम स्लोप का इक्वेशन निकालें और उसको जीरो कर दें तो वहां पे जो रेडियस आएगा वही आंसर होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, डेल्टा जी, फिर से लिख देता हूँ, और गामा इज द सरफेस एनर्जी। अब अगर मैं इसको d बाई डी आर कर दूं, इसका d बाई डी आर ऑफ दिस होल थिंग, मतलब डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो डी जी बाई डी आर स्लोप हो गया। अब इसको कैलकुलेट करें अगर आप, तो यू विल गेट 4/3 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, डेल्टा जी वी ये फिक्स है, प्लस 8 आएगा, 8 पाई आर आएगा और गामा आएगा। ये आ गया मेरा डी डेल्टा जी बाई डी आर, राइट। अब अगर इसको मैं जीरो कर दूं, अगर पॉजिटिव करूं तो इधर पे है, इसको जीरो करूं तो यहाँ पे स्लोप जीरो है। इसको जीरो करके जो रेडियस निकालेंगे वो क्रिटिकल रेडियस ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसको जीरो करता हूँ अगर, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा 4/3 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर स्टार क्रिटिकल रेडियस है ना, डेल्टा जी वी इज इक्वल टू -8 पाई आर और गामा। अब आप काटिए, 3 इज 1, 4 से ये 2 चला गया, और पाई इज गॉन, ये आर गया और यहाँ पे आर चला गया, तो आर स्टार सीधे सीधे आ गया आपका, जो क्रिटिकल रेडियस है आर स्टार इज इक्वल टू -8 गामा डिवाइडेड बाई डेल्टा जी वी, ये आएगा। जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो डेल्टा जी वी है वो क्या था हमारा, जी एस माइनस जी एल, सॉलिड की एनर्जी माइनस लिक्विड, और ये हमारा नेगेटिव था। तो देखिए इट मेक सेंस, डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक माइनस पहले से लगा तो रेडियस पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक चीज नोटिस करें आप कि अगर जी एस माइनस जी एल जितना ज्यादा होगा उतना कम रेडियस आएगा, और जी एस माइनस जी एल की वैल्यू डिपेंड करेगी कितना तेजी से कूल कर रहा है। अगर तेजी से कूल कर रहा है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। यही पुश कर रहा है उसको कि बॉन्ड बनाओ, दिस इज पुशिंग, दिस डिक्रीज इन एनर्जी इज पुशिंग द लिक्विड टू मेक क्रिस्टल। तो अगर ये हाई है, इट इज पुशिंग द क्रिस्टल टू मेक, पुशिंग द लिक्विड टू मेक क्रिस्टल्स, तो छोटे रेडियस हो जाएंगे, छोटा रेडियस भी स्टेबल होगा। और अगर सरफेस का टर्म ज्यादा है तो फिर रेडियस ज्यादा होगा। तो ये है आपका क्रिटिकल रेडियस, और दिस इज हाउ वी डिसाइड वेदर समथिंग विल बी कल्मिनेटिंग इनटू अ सॉलिड या फिर वो वापस डिसॉल्व होगा। यही है न्यूक्लिएशन का प्रोसेस। इट्स अ टू कंपीटिंग टर्म्स, राइट। एक टर्म है वॉल्यूम की, एक टर्म है सरफेस की। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट कि क्या स्पेसिफिकली समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन दैट। और अगर आ गया तो वो भी बताइए कि आपको कैसा लगा। और दिस इज द थ्योरी बिहाइंड न्यूक्लिएशन। ऐसे ही हम लोग, मैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो बहुत डिटेल में है, विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन दिस सीरीज, एंड होपिंग दैट कि आपको समझ में आता है। सो थैंक you very much, and if anyone of you is interested in taking free demo of our live classes, there is a form link in the description, आप उसको भर दीजिए and we'll contact you. So thank you so much and see you in the next video.